दाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अच्छी क्वालिटी की उपज के लिए कैसे करें आलू की खुदाई। आम के बाग में मॉलफॉर्मेशन रोग की समस्या और इसकी रोकथाम। गर्मियों में दुधारू पशुओं के लिए हरे चारे वाली फसलों की वैज्ञानिक तरीके से खेती। आलू की समय से बोई गई फसलें अब खुदाई के लिए तैयार हैं और खुदाई के पहले आपको कुछ तकनीकी बातों पर ध्यान रखना होगा जिससे आलू की क्वालिटी अच्छी हो और आलू अधिक समय तक सुरक्षित रह सके। तो खुदाई करते समय और बाद में कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र कन्नौज के डॉक्टर अमर सिंह यादव। किसान भाइयों, आलू की खेती हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, हमारे जनपद कन्नौज में, फर्रुखाबाद में बड़े पैमाने पर होती आ रही है। किसान भाइयों, सब्जियों के राजा आलू की खेती के लिए हम लोग जो है इसकी फसल में जो मुख्य मुख्य बिंदु जो होते हैं उसमें जो है बुवाई से लेकर के और खुदाई तक जो प्रमुख बिंदु आते हैं उनकी जो है लगभग खुदाई की स्टेज इस समय आपके आलू की है, उस समय कौन कौन से बिंदु ऐसे अपनाना है जिससे कि इसकी स्टोरेज की क्षमता को बढ़ाना, साथ साथ जो है इसको मार्केट को वैल्यू को बढ़ाने के लिए कौन को अपनाने होंगे। जैसा कि अधिकतर किसान आलू की खुदाई करके कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, इसलिए जरूरी है कि पूरी तरह से तैयार आलू की खुदाई की जाए, क्योंकि आलू अगर सही तरीके से तैयार नहीं है और आपने कच्चे आलू की खुदाई कर दी तो कोल्ड स्टोर में आलू सड़ने लगता है। अतः खुदाई के समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमने कौन सी प्रजाति का जो आपने खेत में आलू की बुवाई की है, अगेती प्रजाति है या मध्य फसल की प्रजाति है या पछेती प्रजाति है। किसान भाइयों, अगेती प्रजाति की बुवाई तो चूँकि हम लोग उसी समय कर लेते हैं और उसकी खुदाई भी उसी समय कम जो है 60-65 दिन के बाद खुदाई करके हम उसको मार्केट भेज चुके होते हैं। इसके बाद किसान भाइयों अगली बात आती है कि मुख्यतः जो है मुख्य फसल की प्रजातियों की, मुख्य फसल की जो प्रजातियाँ होती हैं लगभग 100 दिन में पूरी तरह पक के तैयार हो जाती है। इसके साथ देखते हैं जो पछेती प्रजातियां होती हैं वो 100 से 110 दिन 115 दिन में तैयार होती हैं। किसान भाइयों, इसी आधार पर हम उसको देखते हैं कि हमारी फसल पकी है कि नहीं। साथ साथ एक बात का और ध्यान देते हैं कि पौधा पीला पड़ने लगता है, पौधा सूखने लगता है और हम जानते हैं कि भाई उसमें फसल हमारी पक के तैयार हो गई है। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान देते हैं कि आलू को खोद के देखते हैं, यदि उसका छिलका मजबूत हो जाता है तो हम जान लेते हैं कि आलू पक गया है। यदि छिलका कमज़ोर है, उसका छिलका ऊपर जा रहा है तो हम समझें कि अभी आलू पका नहीं है। बेल भले पौधे पर न रहे लेकिन उसकी खुदाई तभी करते हैं जब वो अंदर से आलू पक जाता है। इसके बाद किसान भाइयों एक चीज़ ध्यान देते हैं, खुदाई से पहले यदि हम इसकी बेल की कटाई भी कर लेते हैं तो भी हमको जो है क्या होता है कि आलू का साइज भी मजबूत हो जाता है। और साथ साथ इस बात को जरूर ध्यान देते हैं कि हम बेल की कटाई के बाद इसकी खुदाई तुरंत नहीं करते हैं। बेल की कटाई के बाद या जो है बेल ख़त्म होने के बाद लगभग 15 से 20 दिन हम आलू को खेत में ही छोड़ देते हैं। उसी बीच आपका आलू पक जाता है,
छिलका मजबूत हो जाता है उसके बाद ही इसकी खुदाई करते हैं। किसान भाइयों, खुदाई के समय इस बात का ध्यान देते हैं कि हम उसको जो है लगभग 6-7 दिन के लिए किसी छायादार स्थान में रखें, जिससे क्या होगा कि आपका आलू बाहरी वातावरण लगेगा और उसमें बाहरी वातावरण से जो है उसमें स्टोरेज की क्षमता बढ़ जाती है। साथ साथ जो है हम उसको अगर कहीं भेजना भी चाहेंगे तो हम लंबे समय तक उसको आसानी से भेज सकते हैं। किसान भाइयों, एक बात का और ध्यान देते हैं, खुदाई ऐसे समय पे करते हैं जब जो है बादल ना हो, बरसात का मौसम ना हो, मौसम साफ़ सुथरा हो, उस समय से खुदाई करें। खुदाई को जो है हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम जो है हाथ से या जो है ट्रैक्टर के द्वारा जो उसकी मशीन होती है उससे खुदाई करते हैं। दोनों ही तरीके से खुदाई हम लोग कर सकते हैं। ध्यान ये देते हैं कि हमारे कोई आलू जो है उसमें कटे फटे नहीं। कटे फटे होने से आपका आलू ख़राब हो जाता है और उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, साथ साथ और आलूओं को भी ख़राब कर देता है। तो किसान भाई एक बात का ध्यान देते हैं, आप जो खुदाई के समय हम उस आलू को जो 6-7 दिन के लिए एक छायादार स्थान में रख लेते हैं। वहाँ अगर छाया नहीं है, कोई पौधा नहीं है, तो वहाँ छायादार स्थान बना लेते हैं, किसी से टेंट लगा करके या पॉलीथीन लगा करके उसको छाया बना लेते हैं, जिससे कि उसमें सीधी सनलाइट नहीं पड़े। अगर सनलाइट पड़ती है तो हमारा आलू हरा हो जाता है और उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। खुदाई के बाद कटे फटे आलू की छटाई भी अवश्य करें, क्योंकि यदि बिना छटाई के आलू कोल्ड स्टोरेज या घर पर ही आलू रखते हैं तो आलू में सड़न तेजी से होता है और वह अधिक समय तक नहीं टिक पाता। अतः आलू की छटाई के समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं। इसके बाद किसान भाइयों क्या करते हैं, जैसे ही आलू जो है 6-7 दिन के बाद उसकी ग्रेडिंग शुरू करते हैं, उसकी छटाई करते हैं। आलू के साइज के हिसाब से उसको अलग अलग हम बांट लेते हैं, उसके 3 ग्रुप बना लेते हैं, जो है करीब 40 से 50 ग्राम का आलू, और जो 50 से 60 ग्राम का आलू, 60 से 70 ग्राम का आलू। जो बहुत बड़ा आलू होता है या कटा आलू होता है उसको निकाल के बाहर कर देते हैं। जो हरा आलू होता है उसको भी निकाल के बाहर कर देते हैं। आलू की क्वालिटी के हिसाब से ही हम उसकी ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग के बाद हम उसको पैकिंग शुरू करते हैं। किसान भाइयों, यदि हम ग्रेडिंग और पैकिंग सही तरीके से नहीं करते हैं तो हमको मार्केट का भाव जो है सही तरीके से नहीं मिल पाता है और उसका हमको जो बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि उसको हम सही तरीके से पैकिंग करें। साथ साथ इस बात का और ध्यान रखें कि हमेशा ये पैकिंग करने के लिए नए बोरों का हम प्रयोग करते हैं। उससे जो है उसको क्वालिटी जो है अपने आप अलग लगती है और आलू जो है मार्केट भाव उसका बढ़ जाता है और उससे हमको जो है अधिक पैसा मिलता है, लाभ मिलता है। किसान भाइयों, पैकिंग करने के बाद एक महत्वपूर्ण कार्य एक और बचता है कि उसको मार्केट भेजना। अब ये ध्यान देते हैं कि हमको मार्केट में जो है भाव सही मिल रहा है तो हम मार्केट को भेज करके उसको बेच लेते हैं और अपना जो है अधिक लाभ कमा लेते हैं। यदि हमको रेट नहीं मिलता है तो हमको उसको जो है कोल्ड स्टोरेज ले जा करके उसको स्टोरेज कर लेते हैं। जब उसका भाव हमको सही समय मिलता है तो उसको कोल्ड स्टोरेज से निकाल करके हम उसको जो है मार्केट भेज करके उससे अधिक लाभ कमा लेते हैं। इस समय किसान भाइयों, छोटे छोटे बिंदुओं को यदि आप ध्यान देंगे तो इससे जो है आप आलू की क्वालिटी, आलू के जो है मार्केट भाव और आलू में जो है अधिक उत्पादन और अधिक जो है लाभ कमा सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने प्रदेश में इन दिनों आम के बागों में फूल आने लगे हैं और इस अवस्था पर आम के वृक्षों पर एक घातक रोग का प्रकोप है, जिसे पुष्प गुच्छा या फिर मालफॉर्मेशन रोग कहते हैं। तो किसान भाइयों, इस रोग के कारण आम के बागों में क्या क्या नुकसान होते हैं और इस रोग की रोकथाम आप कैसे करेंगे, आइए जानते हैं जिला पूर्णिया के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर IN शर्मा से। आम में मंजर निकलने से पहले कुछ ऐसी विकृतियां होती हैं जिसके कारण मंजर उसमें नहीं आता है, बल्कि विकृति के रूप में उसमें एक नया तरह का मंजर की जगह पर हो जाता है, जिसको महंगे मालफॉर्मेशन कहते हैं
या आम का गुम्मा रोग कहते हैं। यह 2 तरह का होता है। सबसे पहला है कि वेजिटेटिव ग्रोथ में जो नई नई जब पत्तियां निकलती है, नई कली निकलती है, वह बहुत छोटी छोटी गुच्छे के रूप में एक ही जगह हो करके और उसमें बढ़वार रुक जाता है। दूसरा है जब मैंगो में, आम में मंजर निकलता है उस समय, उसमें क्या होता है कि मंजर की जगह पर हरी हरी छोटी छोटी पत्तियों की तरह फूल ही रहता है, लेकिन वह उसका मॉडिफिकेशन हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है और उसमें फल नहीं लगता है और वह भी गुच्छे की तरह हो जाता है। वह देखने में लगेगा कि कुछ अन्य जो मंजर है उससे कुछ हरापन लिए हुए और बहुत घना दिखाई पड़ता है, वह मालफॉर्मेशन है। उसमें एक भी दाना आम का नहीं लगता है। इसका कारण आज तक हमारे वैज्ञानिकों ने एक सही निदान अभी तक नहीं निकल पाया है। कुछ अनुमान लगाया जाता है कि यह एरियोफिड माइट के चलते होता है। हम लोगों ने टीच करके देखा है, उसमें एरियोफिड माइट चलती हुई दिखाई पड़ती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह फिजियोलॉजिकल डिजीज है और हार्मोनल डिफिशियंसी या डिसबैलेंस होने के कारण यह होता है। कुछ पैथोलॉजिस्ट, प्लांट पैथोलॉजिस्ट कहते हैं कि नहीं, यह फंगस के कारण होता है। इस तरह से मिला जुला के बहुत सारे कारण एक साथ जुड़ जाते हैं। इसलिए इसके कंट्रोल के लिए, इसके नियंत्रण के लिए हम लोग कई तरह की बातें बताते हैं। सबसे तो पहला है कि इसके जितने भी माल फॉर्मेशंस हैं उसको तोड़ करके इकट्ठा करके ज़मीन में गाड़ दें। दूसरा है, इसके लिए आपको डाइकोफॉल 3 ml और कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके तोड़ने के बाद छिड़काव करने से फिर दूसरी टहनी में इसका आक्रमण नहीं होता है। किसान भाइयों, आम के छोटे पौधों में इस रोग का प्रकोप बड़े वृक्षों की अपेक्षा अधिक होता है। इसलिए छोटे पौधों को इस रोग से बचाने के लिए विशेष देखरेख की जरूरत होती है, जिसके अंतर्गत पौधों में संतुलित खाद्य उर्वरकों का प्रयोग उचित समय से करना चाहिए। इसके अलावा आम के बाग में वृद्धि हार्मोन्स का भी प्रयोग करना चाहिए। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में आप प्लानोफिक्स का भी छिड़काव कर सकते हैं और 4 लीटर पानी में 1 ml प्लानोफिक्स मिला करके और उस पर छिड़काव करने से भी इस रोग में नियंत्रण होने की संभावना रहती है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, हम जानते हैं कि गाय व भैंसों से अधिक दूध का उत्पादन तभी संभव है जब इनके आहार में हरे चारे का समावेश किया जाए। और इन दुधारू पशुओं के लिए गर्मियों के मौसम में चारे की उपलब्धता बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि इस समय में चारे वाली फसलों की बुवाई की जाए। तो इस समय बुवाई के लिए कौन कौन सी हरे चारे वाली फसलों का चुनाव करें और बुवाई कैसे करें, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं डॉक्टर SP शर्मा। किसान भाइयों को अभी जो हमारे पशुपालन में जो महत्वपूर्ण हरे चारे का महत्व है, इसके संबंध में जानकारी देना चाहूँगा। अभी जो हमारा समय स्टार्ट हो रहा है फरवरी में, हम जहाँ खेत खाली हो चुके हैं, जिन्होंने बरसीम लगाई थी, लस्का लगाया था या जई लगाई थी, जो भी फसल लगाई थी वो लगभग फील्ड खाली होने वाला है। और जहाँ खाली हो वहाँ पर हमको गर्मी में हरे चारे की व्यवस्था किस प्रकार करें, क्या क्या लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, उसमें गर्मी में हम वही चारे लगाते हैं जो हम बरसात में लगाते हैं। जैसे MP चरी लगा सकते हैं, जो बहु कटाई आती है, उसकी 3 से 4 कटाई आ जाती है,
वो लगा सकते हैं। लेकिन लगाते समय ये भी ध्यान रखें कि जो हमारा दूध उत्पादन के लिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का रेशियो है, उसमें यदि एमपी चेरी लगा रहे हैं तो उसके साथ हम काउपी, जिसको चौला बोलते हैं, चौला या ग्वार, इन दोनों का मिश्रण लगाएं, जिससे कटाव लेंगे तो दोनों की पूर्ति होगी। तो उस ढंग से हम बुवाई कर सकते हैं। जैसे ज्वार में PC6 है, PC9 है, एमपी चरी है, सुडेक्स चरी है, और दूसरी बहुत सारी अच्छी पॉइनियर की भी कुछ अच्छी वैरायटी आ गई हैं जिनके कई कटाव आते हैं, तो उनका हम चयन कर सकते हैं। मक्का भी लगा सकते हैं, बहुत सारी मक्का में अच्छी चारे की वैरायटी है, जैसे J1006 है, अफ्रीकन टाल है, जो स्पेशली चारे के लिए वैरायटी निकाली गई है, जिनकी हाइट 12 से 16 फीट होती है, तो वो लगा सकते हैं। और उसमें भी हम कॉम्बिनेशन करें, और दलहनी में हम वही काउपी या ग्वार ले सकते हैं। लोबिया के लिए इग्री 450, इग्री 455, UPC 287, UPC 5276, IFC 8401। ग्वार के लिए FS 277, HFG 199 और 156, IGFRI 292 का चुनाव करें। किसान भाई थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि खेत की जब भी लगा रहे हैं, अभी भी हम गर्मी में चरी लगाएं या मक्का लगाएं, काउपी लगाएं, तो थोड़ा सा खेत की तैयारी कर लें बढ़िया अच्छे से। और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की ज़रूरत है। यदि हम नाइट्रोजन चरी वगैरह लगा रहे हैं तो हमको 40 किलो प्रति एकड़ पर्याप्त होगी नाइट्रोजन, और 10 किलो फास्फोरस की आवश्यकता होगी। नाइट्रोजन की आधी मात्रा एवं फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय ही देनी चाहिए, और बची हुई नाइट्रोजन की आधी मात्रा 1 या 2 बार में खड़ी फसल में देनी चाहिए। पोटास चूँकि इस जमीन में ठीक है, इसकी पोटास की आवश्यकता नहीं, तो ये हम पहले ही तैयारी के समय डाल दें, और उसके बाद फिर हम इसको चाहें तो लाइन में बुवाई कर सकते हैं। लाइन बुवाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बढ़वार मिलेगी। ज्वार के लिए 30 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर पर्याप्त होती है। लोबिया और ग्वार की बीज दर 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उचित है। मक्का का 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज पर्याप्त होता है। जायद के चारे की बुआई का सही समय मध्य फरवरी से मार्च का महीना माना जाता है। जायद में चारा फसलों की बुआई 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में करने एवं बीज की गहराई 3 से 4 सेंटीमीटर रखने से बीज का जमाव अच्छा होता है और चारे की पैदावार अधिक मिलती है। चारे की बुआई जायद में बीज छिटक कर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गर्मी की वजह से बीज का जमाव नहीं हो पाता, जिससे पैदावार पर बुरा असर पड़ता है। सिंचाई का जरूर ध्यान रखें। जिनके पास थोड़ा पानी की जरूरत लगेगी और पर्याप्त सिंचाई हो, वो अपना उसी अनुसार एरिया बढ़ाए। यदि हमारे पास कम सिंचाई है तो थोड़े क्षेत्र में लगा लें। किसान भाइयों, जायद में चारा फसलों की बुआई सदैव पलेवा के बाद ही करनी चाहिए। बुआई के बाद पहली सिंचाई 15 से 20 दिन के बाद करना अति आवश्यक है। दूसरी और तीसरी सिंचाई हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए। इस प्रकार दाल वाले चारे एवं बाजरा में 2 से 3 सिंचाई और ज्वार में समयानुसार 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। खरपतवार रोकने के लिए 30 से 35 दिन बाद निराई गुड़ाई करके खेत को खरपतवार रहित बना देना चाहिए। क्योंकि जहाँ पर पानी की कमी है, तो जिन्होंने पहले बरसीम के साथ में नेपियर लगा दी थी, तो वो अभी अच्छी अवस्था में चल रही होगी कटाई, जो कि अपन सलाह देते हैं बरस भर उत्पादन के लिए, चारा उत्पादन के लिए। उसमें नेपियर हमारी कंटिन्यूस चलती रहती है। अभी सर्दियों में थोड़ी बढ़वार कम थी, लेकिन अब गर्मी आएगी तो वो अपनी अच्छी अवस्था पे होगी, बढ़वार देगी। तो इस कमी को भी हम उससे भी हम कुछ चारा लेके बीज की कमी दूर कर सकते हैं। किसान भाइयों, चारा फसलों की कटाई का उपज बढ़ाने में बहुत योगदान है, इसलिए कटाई सदैव समय पर ही करें। चारा की कटाई में देरी करने से चारे की गुणवत्ता कम हो जाती है। जायद में ज्वार की पहली कटाई 45 दिनों पर तथा उसके बाद की कटाई 30 दिनों के अंतराल पर करने से हरे चारे की उपलब्धता काफी समय तक रहती है। मक्का की कटाई भुट्टा बनने पर एवं ग्वार की कटाई फली बनने पर करनी चाहिए। ज्वार, बाजरा और लोबिया की कटाई फूल आने पर करने से पौष्टिक चारा एवं पैदावार अधिक मिलती है। ज्वार की बहु कटाई वाली किस्मों में कटाई करते समय यह ध्यान रहे
की कटाई सदैव जमीन से 7 से 8 सेंटीमीटर ऊंचाई पर करें। प्रत्येक कटाई के बाद हल्की नाइट्रोजन की मात्रा एवं हल्की सिंचाई देना ना भूलें। ये ध्यान रखें और कॉम्बिनेशन से खिलाएं। चरी के साथ हम दलहन जो हम सिंगल दाने वाली है और इसके हमारे जो दलहनी है जैसा कि बताया है, चरी के साथ हम मिक्स कर देते हैं काउपी को या ग्वार को, तो इसका कॉम्बिनेशन का जरूर ध्यान रखें। देखिए आप इससे कितना बढ़िया आपको दूध उत्पादन बढ़िया प्राप्त होता है और आपको कम खर्च में अधिक लाभ मिलेगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला मैनपुरी के कृषक नागेंद्र यादव ने। यह जैविक कीटनाशकों का सुरक्षित फसलों पर प्रयोग कैसे करें, इस विषय पर जानकारी चाहते हैं। तो नागेंद्र यादव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अब जैसे आप और हम देख रहे हैं कि इस समय विभिन्न प्रकार की फसलों में, सब्जियों में कीटनाशी और अन्य जो रसायन वगैरह है उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो कोशिश ये करें कि रसायनों का इस्तेमाल तब ही करें जब हमें फसल को जीवित रखने के लिए वो अत्यधिक आवश्यक हो जाएं। अन्यथा देसी या जैविक तकनीक से अगर हम पैदावार लें तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। दूसरी चीज़, पौधे का अच्छा पोषण होगा, वह स्वस्थ रहेगा, किसी प्रकार की बीमारी उसमें आने की संभावना कम रहेगी। तो मेरी तो सभी किसान भाइयों से आज एक ही निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि समय रहते हुए आप उचित समय पर बाग बगीचे या फसलें जो भी हैं, खाद और उर्वरक का संतुलित उपयोग करते हुए अपनी खेती को आगे बढ़ाएं। किसान भाइयों, आप जैविक कीटनाशक किस प्रकार अपने स्तर पर बनाएं, इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र काजरी जोधपुर के एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर AK शर्मा। अगर आप के रोग कीड़े लगते हैं तो उनको हम किस तरह से नीम और गौमूत्र आधारित कीट नियंत्रकों से हम उपयोग कर सकते हैं। एक बहुत ही सरल तरीका है। अगर किसान भाई कुछ भी नहीं कर पाते हैं, उनके पास ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, तो जो गाय का गोबर और गौमूत्र मिला हुआ जो एक कीचड़ जैसा जो होता है, जिसको अक्सर गौशालाओं में मिल जाता है, 10 किलो लेकर और उसको 100 लीटर पानी में डाल दें और साथ में 1 किलो गुड़ डाल दें और इसको अगर आप 7 दिन रखने के बाद अपने खेती में स्प्रे करते हैं तो उससे फसल की पैदावार भी अच्छी होती है और साथ ही जब फसल अच्छी बढ़ेगी और उस पर थोड़ी सी भगाने वाली दुर्गंध टाइप की होगी तो उस पर रोग कीड़े कम लगेंगे। जैविक कीटनाशक किसान कम खर्च में बनाकर फसलों में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जैविक कीटनाशक बनाने के लिए सभी आवश्यक सामग्री आसानी से मिल जाती है। उन्हें बाजार से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत सरल प्रयोग है, हर किसान भाई कर सकता है और आजकल हर गांव में इस तरह की गौशालाएं मिल जाती हैं जहां पर आपको इस तरह से गोबर गौमूत्र मिला हुआ कचरा मिल सकता है, कीचड़ कहते हैं कुछ लोग। उसको लाके और एक वारदाने में रख दें, टंकी में थोड़ा सा गुड़ डाल दें और 7 दिन बाद उसका स्प्रे कर दें, उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इससे। किसान भाइयों, आजकल हम खेतों में कीटनाशक छिड़कते परसों ना तो फसल को ठीक कर पा रहे हैं और साथ में खुद भी अस्वस्थ हो रहे हैं और तरह तरह के रोग हो रहे हैं और खाने वाले को भी कुछ ना कुछ रोग हो जाते हैं। इससे बेहतर है कि हम बढ़िया कीट नियंत्रक हम अपने खेत पर ही बना सकते हैं और हमारे पास साधन उपलब्ध होते हैं, इसलिए कीटनाशी बाहर से खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इसके लिए हमें बड़ा साधारण सा एक हमारा फार्मूला है कि 10 लीटर गौमूत्र और 10 किलो गोबर और उसमें हम 10 किलो नीम की पत्ती और 5 किलो आप उसमें यदि उसको और अच्छा बनाना चाहते हैं तो 5 किलो उसमें आंकड़े और धतूरे की पत्ती और मिला दें और ये कुल मिला के इसमें 100 लीटर पानी और मिला दें और 7 दिन तक इस प्रकार टंकियों को, जो कि ज़मीन में आधी गड़ी रहती हैं, छाया वाली स्थान पर बनाएं और 7 दिन बाद जब आपका कीट नियंत्रक तैयार हो जाए तो उसको छान कर और या तो स्प्रेयर में भरकर या फिर नीम की डाली से लेकर बाल्टियों में भरकर इसको छिड़क सकते हैं। इसमें 2 चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। कीट नियंत्रक हमारे को लगभग हर 10 और 7 दिन के बाद ज़रूर छिड़कने चाहिए, क्योंकि कीट लगने के बाद कीट नियंत्रक इतना ज़्यादा असर नहीं कर पाते हैं। और दूसरा ये है कि कीट नियंत्रक का छिड़काव जो है शाम को 4 बजे बाद ही करना चाहिए, क्योंकि ये सूर्य की रोशनी में इनका असर कम हो जाता है और रात भर में जब हम स्प्रे कर देते हैं शाम को तो रात भर में इनका काफ़ी अच्छा असर होता है
ज़मीन से निकलने वाले कीड़े भी इससे काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इसमें ना तो कोई ज़्यादा लागत आती है, अपने गौ पशु का मूत्र इकट्ठा करिए, लेकिन गोबर और गौमूत्र जो है वो देसी गाय का ही होना चाहिए। देसी गाय जैसे थारपारकर है, अपनी गीर, राठी, इस तरह की गायों का ही होना चाहिए। जैविक कीटनाशक का उपयोग करने से फसलों में सभी प्रकार के कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है और कीटनाशकों के हानिकारक प्रभाव से भी बच सकते हैं। ये बढ़िया, बहुत अच्छा लाभ प्रभावकारी कीट नियंत्रक है। इससे रोग भी कम लगते हैं, क्योंकि बहुत से रोग तो ऐसे होते हैं जो कीट द्वारा ही फैलाए जाते हैं। जैसे वायरस का रोग है, आपका इसमें तिल में एक झाड़ू का रोग है, ये सभी रोग कीटों के द्वारा ही फैलाए जाते हैं। लेकिन इस कीट नियंत्रक का एक फायदा ये है कि इससे अपने जो लाभदायक कीड़े हैं, जैसे मधुमक्खी है या आपका जो लेडी बर्ड बीटल है, उन पर कोई असर नहीं होता है और वे अपना बढ़िया काम करते रहते हैं। तो एक सस्ता, सुंदर, टिकाऊ उपाय है। इसको किसान भाई अवश्य करें अपने खेत में। सभी फसलों पे इसको स्प्रे कर सकते हैं, किसी भी फसल को इसमें नुकसान नहीं है और सभी तरह के कीटों में उपयोग आ सकता है। इसका और एक फायदा ये भी होता है कि इससे फसल की बढ़वार भी बढ़ती है। तो सभी तरह से फायदेमंद चीज़ है, इसको किसान भाई अवश्य बनाएं। और इसमें हम आदान के रूप में कुछ ज़्यादा नहीं देंगे, लेकिन ज्ञान समय समय पर किसानों को जरूर देंगे, ताकि वो अपने ही साधनों से आत्मनिर्भर खेती किस तरह कर सकें, वही हमारा मेन मकसद होगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक और अच्छी क्वालिटी के आम के उत्पादन के लिए बाग में जरूरी कार्य। चने की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट व रोगों के नियंत्रण का उपाय। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।